स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूं आपका दोस्त व होस्ट आनंद राजानंद। हमने पिछले वीडियोस में बात किया था जो चैप्टर चल रही थी सोशलाइजेशन, उसमें से हमने बात किया था सोशलाइजेशन की डेफिनेशंस, उसके एजेंट, साथ ही साथ उनको प्रभावित करने वाले, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, उस पर बात किया था। मैंने वहीं पे बात किया था एक्टिव एजेंट के बारे में, पैसिव एजेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें क्या होती है। और लास्ट में हमने आपसे बात किया था, जो कि चूंकि वीडियोस लमसम 1 घंटे की वीडियो लमसम बन गई थी, शायद 50 से 57 मिनट की बन गई थी, हमने छोड़ दिया था, तो सोचा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम बना देते हैं। लास्ट में हमने बात किया था द स्टेजेस ऑफ द सोशलाइजेशन, है ना, कि अवस्थाओं का वर्णन थोड़ा सा बाकी रह गया, तो वैसे मैंने कर दिया था लेकिन शॉर्ट में किया था, बहुत शॉर्ट में। आज उसको हम फिर से कर देते हैं। और आज हम एक नए थ्योरी पर बात करेंगे जिसका नाम है ब्रॉनफेल्ड-ब्रेनर्स की थ्योरी, जिन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत की थी और उसका नाम है बायो इकोलॉजिकल मॉडल। आज उस पर बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे अपने सभी स्टूडेंट्स से कि हमारे इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ अगर अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कहना चाहता हूं कि जो भी टॉपिक, जो भी सिलेबस, जो भी चैप्टर आपकी कंप्लीट होती है, चूंकि यह एक पेडागोजी सीरीज चल रही है जो DSSB 2021, साथ ही साथ KVS की सीटेट, NVS और झारखंड टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, सीटेट, राजस्थान टेट, उत्तराखंड टेट, है ना, और ये सारे जितने भी शिक्षक पात्रताएं परीक्षा होती है उनके दृष्टि से ये वीडियो बनाई जा रही है, जो कि कंप्लीट सीरीज होगी। लमसम 250 से 300 की वीडियोस की मात्रा होगी, जिसमें हम पूरा कंप्लीट पेडागोजी की बात करेंगे। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वो भी जो है लाभप्रद महसूस करें। तो आइए, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर न्यू है तो, और फिर सब्सक्राइब करेंगे। और क्या जो भी चीज़ें होती है वो करेंगे, उतना तो आइडिया है नहीं। हमारे दोस्त लोग कहते हैं कि विद्यार्थियों को याद दिलाइए, तभी वो आपके चैनल को आगे ग्रो करके ले जाएंगे। तो आइए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग पिछले ही टॉपिक की जो चीज़ें छू रह गई थी उस चीज़ों को हम देखते हैं। और हमने देखा था स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, है ना, और इसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ाते हैं हम लोग। और इसमें बहुत चीज़ें समझना, चूँकि उसमें शॉर्ट में बहुत कर दिए थे, है ना। तो सोशलाइजेशन में स्टेजेस का क्या रोल रहता है। हमने सबसे पहला जो स्टेज होता है मानव समाज में और मानव के विकास में, वो होता है एक है प्रीनेटल स्टेज। चूंकि विकास जो शुरुआत होती है, विकास कहाँ से शुरू होती है, तो माँ के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाती है, इसीलिए हम प्रीनेटल स्टेज को लिखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए विकास कहाँ से शुरू होती है, तो विकास माँ के गर्भ से ही शुरू होती है, प्रीनेटल स्टेज से ही शुरू हो जाती है। और प्रीनेटल स्टेज को ही हिंदी में कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। और इसकी वीडियोस हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, और आप देखेंगे सेकंड चैप्टर लेसन 2, वहाँ पे हमने इसकी बड़े अच्छे तरीके से चर्चा किया था। इसमें जो टाइम इंटरवल होता है 9 मंथ्स, लेकिन यह चूंकि माँ के गर्भ में रहता है, किसी के संपर्क में नहीं आते हैं, वो माँ के गर्भ में, तो उनके सानिध्य, किनका सानिध्य कि वो किसके संपर्क में रहेंगे, किसी सब कोई मिलेगा नहीं वहाँ पे, जिसकी वजह से सामाजिकरण वहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है नो सोशलाइजेशन होती है, यहाँ पे सोशलाइजेशन जो है वो होती ही नहीं है। और इसलिए नहीं होती है चूंकि माँ के गर्भ में उसके पास कोई और भी व्यक्ति नहीं होते हैं, और भी बच्चे उनके पास नहीं होते उनके आसपास में, जिससे वो इंट्रैक्शन कर सके, जिसकी वजह से सोशलाइजेशन की उत्पत्ति हो, सामाजिकरण की उत्पत्ति हो, तो वहाँ पे नहीं होती है। वहीं हम लोग दूसरा अगर देखें तो एक स्टेज आती है, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, स्टेज ऑफ इन्फेंसी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शैशवावस्था। शैशव अवस्था होती है, और इसका जो समय होता है वो जन्म से 2 से 3 वर्ष तक होती है। बहुत पुस्तक में आपको 2 साल मिलेगा, लेकिन हम 2 से 3 वर्ष, चूंकि इसका मतलब होता है 2 साल का अंतिम सप्ताह या 3 साल, तीसरा साल का जो 3rd ईयर्स आती है उसके पहले सप्ताह, इसीलिए इसको 2 से 3 वर्ष लिखते हैं। और यह ठीक ठाक है। ऐसे अगर पढ़ के चले तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब चूंकि ये इन्फेंसी स्टेज में आते हैं, तो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है सामाजिकरण की। तो अगर पूछा जाए आपसे सामाजिकरण कहाँ पे, किस अवस्था से शुरू होती है, तो आप बोलेंगे सामाजिकरण
जिसको हम लोग सोशलाइजेशन कहते हैं, उसकी शुरुआत शैशवावस्था से ही होती है। समाजीकरण जो है इसी अवस्था से प्रारंभ हो जाती है, और इस अवस्था में अगर मुख्य भूमिका निभाते हैं तो इसके मदर फादर्स होते हैं ना, बच्चों के जो चिल्ड्रन हैं, उनके जो मम्मी पापा है ना, मम्मी पापा है, मदर या मम्मी, और अगर हम बोले तो फादर मतलब पापा, तो ये जान ही रहे हैं। तो मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल होता है, साथ ही साथ उनके जो भाई बहन है ना, सिबलिंग्स हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, और उनके भाई बहन जिसको बोलते हैं हम लोग, इन लोगों का बहुत बड़ा रोल होता है, और यहीं से समाजीकरण प्रारंभ होती है। आपसे बहुत जगह क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपी टेट में कि वह कौन सी अवस्था है जहां से समाजीकरण प्रारंभ होती है। तो समाजीकरण जो प्रारंभ होती है वो होती है हमारा शैशवावस्था से। बात समझ में यहाँ पे आप रहे होंगे। यहीं से मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो घर से इसका जो समाजीकरण कहाँ से शुरुआत होती है, तो होम से होती है, घर से होती है। समाजीकरण में जो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है उसका घर होता है, होम एंड देयर फैमिली, घर और उसका परिवार। वैसे आप जब ईवीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन देखा जाता है, ईवीएस पेडागोजी में, कि वह कौन सा तंत्र है जो कि बालक को सीधे उसको प्रभावित करता है, तो सबसे पहले तो होम हो जाएगा, होम और परिवार, मतलब घर और परिवार, घर परिवार इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। अगर वही बात करें तो थर्ड स्टेज पे वो आती है जाकर के चाइल्डहुड, है ना, चाइल्डहुड आती है, इसको कहते हैं लोग अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड, और इसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वैसे इसकी वीडियोस एक बार आप लोग अच्छे से देख लेंगे, है ना। हम लेसन 1 पे, लेसन 2 पे हमने ये डिस्कस किए, वहां देखेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आपको आएगी। अर्ली चाइल्डहुड, और अर्ली चाइल्डहुड की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग पूर्व बाल्यावस्था। और इसका एक और नाम है जो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसको हम लोग उत्तर शैशवावस्था भी कहते हैं हम लोग। वैसे मैंने इसकी ऑलरेडी पहले इसका शैशवावस्था ऑलरेडी इसकी वीडियो हमने पहले ही बना चुका है, इसको उत्तर शैशवावस्था भी कहते हैं। अगर बात करें साथियों अर्ली चाइल्डहुड में, तो अर्ली इस एज में जिसका कि कार्यकाल होता है, इसका बोलते हैं, तो ये होता है दूसरे तीसरे वर्ष से लेकर छठे से सप्ते वर्ष तक। एक बार उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे, वहां पे हमने बहुत ज्यादा बात किया है। चूंकि हमको यह समाजीकरण पे सिर्फ बात करना है, तो हम यहाँ पे सीमित संसाधनों के साथ आपके लिए हम आए हुए हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड में जो समाजीकरण होती है वो फास्टेस्ट होती है, सबसे ज्यादा और सबसे तीव्र। अगर बात किया जाए तो तीव्र रूप से समाजीकरण कहाँ पे होती है, तो वो इसी अवस्था में होती है, समाजीकरण यहीं पे फास्ट होती है। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सी अवस्था है जहां पे समाजीकरण अत्यधिक तीव्रता के साथ होती है, तो हम लोग बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड में ये जो आपका समाजीकरण है वो सबसे ज्यादा स्पीड में होता है। अगर वहीं पे बात करें, इसमें स्पीड में होने के कारण क्या है, इनका दायरा बढ़ जाता है और ये बच्चे स्कूल की ओर बढ़ते हैं, और स्कूल में जाके विद्यालय पहुंचते हैं तो वहाँ के टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, और समाजीकरण में वो टीचर्स बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। टीचर के साथ में और भी आते हैं उनके दोस्त, है ना, पीयर्स जिसको बोलते हैं, दोस्त, सखी, सहेली, सखा, है ना, लंगोटिया, ये सारी चीजों का, ये सारे लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है अर्ली चाइल्डहुड में। साथ ही साथियों इनका दायरा बढ़ता है, और इनका दायरे में अगर देखें तो बट कट तो नहीं रहा है ना, चलिए ठीक, अब थोड़ा सा उधर लिखना पड़ेगा मेरे को। चूंकि इनका दायरा बढ़ जाता है, और इनकी जब दायरा बढ़ती है मतलब क्षेत्र बढ़ जाते हैं, तो ये नेबरहुड को भी जाते हैं, है ना, ये पास पड़ोस में घूमने उमने जाते हैं, मतलब बच्चों के साथ खेलते खेलते पड़ोस में घूमते घूमते चल जाते हैं। नेबरहुड में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, और नेबरहुड में अगर बात करें तो इनके फ्रेंड्स का बहुत जबरदस्त रोल रहता है। वही फ्रेंड्स जो गांव में साथ में गुल्ली उल्ली वगैरह खेलते हैं, कंचा खेलते हैं, वो फ्रेंड्स का भी बहुत जबरदस्त रोल होता है। और ये फ्रेंड्स तो है ही, लेकिन नेबरहुड में
और भी पास पड़ोस के जितने भी पीयर्स हैं, पीयर्स भी बोल सकते हैं, फ्रेंड्स बोल सकते हैं, पीयर, ये सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो कट रहा है क्या भाई? हाँ कट तो रहा है, तो थोड़ा सा, हाँ पीयर्स हमने यहाँ पे लिखा है पीयर्स, चूंकि जगह नहीं है तो पीयर्स, PEERS, पीयर्स मतलब होता है दोस्त, लंगोटिया या। इन सारे चीजों की वजह से यहाँ पे शैशवावस्था में ही, अर्ली चाइल्डहुड में समाजीकरण सबसे तीव्र होती है। अगर हम बात करें चौथे स्टेज की, तो चौथा स्टेज मेरा आता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड, इसको हम लोग या फिर मिडिल चाइल्डहुड भी इसको कहते हैं, मध्य या उत्तर बाल्यावस्था। वैसे बहुत सारे लोग जो है ये सारी चीजें आप लोग क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं पढ़ लीजिएगा, शायद कोई चीज नया चीज जानकारी मिले, इसलिए आप पढ़िएगा, साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। और आप लोगों के नोट्स भी जब चेक करेंगे, आप लगातार जो भी है हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जैसे हर चैप्टर कंप्लीट होती है आपकी टेस्ट ले ली जाएगी। जैसे आज मैं चैप्टर कब शायद नहीं, आज चैप्टर नहीं कंप्लीट करूँगा, सोशलाइजेशन और भी कूलेस वगैरह सब बहुत सारा सिद्धांत को और भी लेना है, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होती है उसकी टेस्ट आपकी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले ली जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई करेंगे, साथ में नोट्स भी बनाते जाएंगे। हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी फेयर कॉपी भी चेक होगी, आप कॉपी में नोट्स बनाते हैं कि नहीं बनाते, टाइम पास करते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो आइए हम लेटर चाइल्डहुड पे देखते हैं, और यहाँ पे जो समाजीकरण होता है वो कैसा होता है और कहाँ से होता है। चूंकि ये लेटर चाइल्डहुड में बच्चों की मानसिक स्तर बढ़ जाती है, और इनके जो समाजीकरण होती है, समाजीकरण में जो भूमिका निभाते हैं वो होते हैं मास मीडिया और टेलीविजन का जबरदस्त रोल प्ले होता है। यहाँ पे क्या है, मास मीडिया या टेलीविजन, इसकी जबरदस्त रोल यहाँ पे होती है। अब समझिएगा, मास मीडिया में आपका टीवी आ गया, न्यूज आ गया, मैगजीन्स आ गया, नॉवेल्स आ गया, इससे भी समाजीकरण होता है। आप देखे होंगे आपके घर पे आपकी जो बहन है, भाई है, भाई तो नहीं बहन है, मम्मी है, दादी है, सब कोई मिल के बहुत अच्छे अच्छे सीरियल देखते हैं, घर परिवार वाला सीरियल देखते हैं। बात अलग है, वो सीरियल देखती है छोटी बहू और क्या क्या सब होता है, सास बहू जो भी है, लेकिन भले वो उसमें क्या होता है, उसके वजह से समाजीकरण उनके अंदर में आता है। वही बच्चे अगर देखते हैं जान तेरे नाम मूवी देखते हैं, तो उसका एप्लीकेशन वो यूज करते हैं और वो हीरो टाइप का बन जाते हैं। वही वो विद्यार्थी देखते हैं और भी मूवी जो अभी जो कमिंग डेज में आ रहे हैं, वैसा ही ट्रीट करते हैं। समाजीकरण को इन्फ्लुएंस करने वाले कारक है। तो टीवी हो गया, मैगजीन्स हो गया, नॉवेल्स हो गया, है ना, पेपर्स हो गया, न्यूज़पेपर जिसको बोलते हैं, ये सारा मास एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है। मास मीडिया के अंतर्गत आपको क्या क्या आया, तो न्यूज़ आ गया, साथ ही साथ क्या आया आपका, टेलीविजन के सीरियल्स आ गए, वेब सीरीज आ गया, और जाकर के बोल सकते हैं, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, और भी नॉवेल्स हैं, है ना, और मैगजीन्स हैं, है ना, अखबार पत्र, ये सारी चीजें भी इन्फ्लुएंस उसे करते हैं। वहीं पे अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें, तो अगर जिनको मास मीडिया से उतना कांटेक्ट नहीं, जैसे मेरे को मास मीडिया से उतना कांटेक्ट नहीं रहा था, अगर अभी भी हम देखते तो सिर्फ न्यूज़ ही देखते हैं। मूवी देखना शायद अपने कॉलेज के टाइम में देखते थे, और अभी कितने सालों से हमने मूवी नहीं देखा है। तो अब क्या होता है कि मास मीडिया से थोड़ा सा ना सोशलाइजेशन कम होता है, लेकिन यदि सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन अगर होता है, चूँकि हम अभी चाइल्डहुड तो है भी नहीं, अडल्ट में है, और इस जगह पे एक और होते हैं, वो होते हैं पीयर्स एंड फ्रेंड्स। और पीयर्स एंड फ्रेंड्स की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे मतलब दोस्त के वजह से, है ना, दोस्त थोड़ा सा समझिएगा, दोस्त है ना, सहपाठी जिसको बोलते हैं। देखिएगा थोड़ा सा कट जा रहा है क्या, हम एक बार देख लेते हैं। इन सारे लोगों के वजह से बहुत ही ज़्यादा जो है समाजीकरण हो पाता है। अब पांचवा स्टेज जो आता है वो होता है हमारा एडोलसेंस, जिसको हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। और इस अवस्था में भी
जबरदस्त सोशलाइजेशन होती है, और इस जगह पे जो सोशलाइजेशन होती है और किसी का रूल्स फॉलो नहीं होता है। सिर्फ यहाँ सोशलाइजेशन में जो भूमिका निभाते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पीयर्स ही होते हैं, उनके दोस्त ही होते हैं, और इन्हीं दोस्तों की वजह से उनकी सोशलाइजेशन होती है। इसीलिए हम अभिभावकों को बड़ा ही ध्यान के साथ में जो हमारे किशोरावस्था के बच्चे हैं उसे एक अच्छे दोस्त को चुनने का मौका देना चाहिए। अगर बुरे दोस्त हैं, जब पता चले कि इनके दोस्त अच्छे नहीं हैं, तो आप उसे अवॉइड करवाएंगे, आप उसे थोड़ा सा उनसे दूर हटाने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, हम लोगों ने यहाँ पर चूंकि अब एडल्टहुड को नहीं देखना है, चूंकि हमारे एग्जाम्स में एडल्सेंस तक ही आते हैं, बाल विकास पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रौढ़ा विकास तो पढ़ नहीं रहे हैं, प्रौढ़ विकास तो पढ़ नहीं रहे हैं, ओल्ड का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे नहीं। यहीं पे हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। अब इसी के बाद हम आते हैं एक नया थ्योरी, एक नया सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, जिन्होंने एक इकोलॉजिकल मॉडल को प्रस्तुत किया था। उन छोटी सी थ्योरी है, उस थ्योरी को देखेंगे, वहाँ से भी हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। उस छोटे से सिद्धांत को भी लेते हैं, और उस सिद्धांत को शुरू करने से पहले हम चाहेंगे, हमारे चैनल अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा, और वो जो बेल आइकन्स होती है, बेल को जरूर एक बार बजा दीजिएगा, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन अपडेट आपके तक पहुँच जाए। तो चलिए हम एक बार इसे मिटा देते हैं, और हम चाहेंगे कि आप जो है अगले थ्योरी तक थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और एक बार रोक के थोड़ा सा, नहीं तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना। तो हम इसे मिटाते हैं, तब तक आप लोग एक बार रुक जाएंगे, है ना। ये हम लोग सोशलाइजेशन को और भी आगे बढ़ाते हैं, और अब हम नए थ्योरी को चलते हैं। इससे 4 से 5 क्वेश्चन मात्र बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को देखते हैं, और हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बात चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा लाइक कर लीजिएगा। आइए हम लोग जुड़ते हैं, और जो आज हम थ्योरी जो सिद्धांत करने जा रहे हैं वो है हमारा इकोलॉजिकल बायो इकोलॉजिकल मॉडल, है ना। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसको हिंदी में कहते हैं परिस्थिति परक मॉडल, पारिस्थितिक परक मॉडल। इस सिद्धांत के अगर बात करें प्रतिपादक की, तो इस सिद्धांत को हमारे बीच लाने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका नाम है ब्रॉनफेन-ब्रेनर, है ना। पूरा नाम है इसका यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। थोड़ा सा नाम पता लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, है ना। इनका नाम कह सकते हैं हम लोग यूरी ब्रॉनफेन, है ना। एक्चुअली हिंदी ब्रॉनफेन-ब्रेनर, हिंदी में इसको यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर कहते हैं। इन्होंने 1979 में इस थ्योरी को दिया था। पहले तो क्वेश्चन ये बनती है कि बायो इकोलॉजिकल मॉडल की प्रस्तुति सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर नामक मनोवैज्ञानिक ने किए थे, जो कहाँ के निवासी थे, तो यह एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। रशियन मतलब रूस देश के रहने वाले थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब रूस के थे। ये कहाँ के थे, रूस के थे। और 1979 में वह कौन सा ईयर था जिस ईयर में इन्होंने यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर ने इस इकोलॉजिकल मॉडल की प्रस्तुति दी, तो हम कहेंगे 1979 में। आखिर अब ये 2 क्वेश्चन आपसे बन जाता है, किसने दिया और कब दिया, ये चीज हो गया। अब आपसे एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चूंकि डीएलएड की सॉरी अगर आप बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, वहां पे एमपी डीएलएड में भी यहाँ से क्वेश्चन देखा गया था कि ये जो हमारे इकोलॉजिकल मॉडल जो है बायो इकोलॉजिकल मॉडल हमें क्या बतलाता है, हमें क्या बतलाता है। तो हम कहेंगे कि यह थ्योरी जो है, दिस थ्योरी हेल्प्स इन
एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पीपल। यह सिद्धांत यह थ्योरी हमें यह बतलाता है, क्या बतलाता है? यह बतलाता है उस व्यक्ति विशेष की विशेषता बतलाती है, शायद और उस व्यक्ति विशेष की विशेषता के जो विश्लेषण के जो कारक हैं उसको वो बतलाते हैं। बात समझिएगा। और उनके साथ में जो उसके विशेषता परख है उनका संबंध हमारे इन्वायरमेंट के साथ कैसा है, प्रभाव कैसा है, यही चीज बतलाता है। अगर छोटे से शब्दों में अगर देखें तो दिस थ्योरी है ना, दिस थ्योरी हेल्प्स इन analyzing and understanding the peoples, understanding the peoples and the effect of environment and the effect of environment। हिंदी में अगर आप देखेंगे इसे साथियों तो यह सिद्धांत जो है, यह सिद्धांत या यह मॉड्यूल व्यक्ति विशेष की विश्लेषण व समझ तथा प्रभावी वातावरण को बतलाने में मदद करती है। वैसे आपसे सिद्धांत तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप बीएड के अगर स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे कि यह जो डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट सेंटेंस आपको देखने को एग्जाम में मिल गया है, इसीलिए हमने लिख दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह विश्लेषण क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब यह बायो इकोलॉजिकल मॉडल, व्हाई बायो इकोलॉजिकल मॉडल इज सो इंपॉर्टेंट। तो we can say that it helps us to analyzing and understanding the peoples and the effect, the what they means the environment that they affected them। ये बतलाते हैं, यह व्यक्ति विशेष की विशेषता, विश्लेषण व समझ को प्रदर्शित करता है और उसका संबंध एक समाज के कारण से हमारे ये क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट, वातावरण को कैसे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये भी हमें बतलाते हैं। ये चीजें साथी आपको समझ में आ गई होगी। अब ब्रॉन जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, ब्रॉन फैन ब्रेनर साहब, इन्होंने इकोलॉजी में कुछ अपने मॉड्यूल में कुछ तथ्य को जोड़े हैं, कुछ चरण को उन्होंने जोड़े हैं। उन चरण को हम लोग एक एक करके देखते हैं और एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो ब्रॉन फैन ब्रेनर ने, है ना, ब्रॉन फैन ब्रेनर ने इस सिद्धांत में क्या दिए हैं, तो टाइप्स दिए हैं, तथ्य दिए हैं। और वो टाइप्स कितने टाइप्स हैं तो अब एक एक करके देखते चलेंगे। पहला जो टाइप उन्होंने दिया है और उस टाइप का नाम है माइक्रो सिस्टम। चूंकि जगह कम है हमको फिर से बोर्ड को रब करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हम लोग देख लेते हैं। पहला है मैक्रो सिस्टम, वहीं दूसरा है क्या चीज, तो मेसो सिस्टम, और तीसरे नंबर पे आती है वो है हमारा एक्सो सिस्टम। वहीं चौथे नंबर पे आते हैं मैक्रो
यहाँ पे माइक्रो है सूक्ष्म मंडल, यहाँ पे मैक्रो है बृहत मंडल। अच्छा, हिंदी में मेरे को लिखना था ना, अच्छा कोई बात नहीं है, मैक्रो। और 5वें नंबर में जो आते हैं वो है क्रोमोसिस्टम। क्रोमोसिस्टम एक एक करके थोड़ा सा हिंदी में नाम देख लीजिएगा। मैक्रो सिस्टम को लघु मंडल कहते हैं, मेसो सिस्टम को क्या कहते हैं तो मध्य मंडल कहते हैं, और एक्सो सिस्टम को क्या कहते हैं तो बाह्य मंडल कहते हैं, और मैक्रो सिस्टम को बृहत मंडल कहते हैं, और क्रोनो सिस्टम को घटक मंडल कहते हैं या समय मंडल कहते हैं। अब इन्हीं 5 जगह से सवाल आते हैं हमारे बोर्ड में, हमारे एग्जाम्स में देखने को। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि हमारे ब्रॉन फैन ब्रेनर्स के सिद्धांत के अंतर्गत इकोलॉजिकल मॉडल जो है उसमें कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं। तो यही 5 आते हैं और इसके अलावे कुछ नहीं आते हैं। ये 5 को याद रखिएगा कौन कौन, तो मैक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम एंड क्रोनो सिस्टम। तो इसको हिंदी में अगर बोले तो मैक्रो सिस्टम मतलब लघु मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बृहत मंडल और घटक मंडल, ये चीजें आती है। एक बार हम लोग इसी चीज को एक बार अपने बोर्ड में लिखते हैं और डायग्राम के माध्यम से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार इसको हम लोग मिटा लेते हैं ना। और आप लोग अगर हो समय तक है तो आप इसे क्या कीजिए कि एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, समय मिले तो कमेंट भी कर दीजिए, तब तक हम मिटा रहे हैं ना, क्योंकि इससे भी हमारा मनोबल आगे बढ़ता है और हम अच्छे से अच्छे कंटेंट को अच्छे तरीके और भी अच्छे तरीके से ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसी टॉपिक का बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में भी पड़े होंगे, बट हम इसे एक छोटे से सरल और सरस तरीके से आपके सामने हम प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें और आप बहुत ही फायदेमंद महसूस करेंगे। तो आइए, आप लोग लाइक तो किए नहीं, लेकिन आइए एक बार देख लेते हैं। कमेंट भी किए नहीं, लेकिन अब हम कमेंट करते हैं, आप सुनिए, है ना। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं और बड़ा अच्छे तरीके से उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। सबसे अगर सर्वप्रथम 1 नंबर पे आती है और वह है हमारा कौन सा सिस्टम, तो हम कहेंगे माइक्रो सिस्टम। जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में लघु मंडल। अब देखिएगा, ये मंडल वाला ने समझ लीजिएगा, जो टाइटल में मंडल रहता है ना। मंडल का मतलब ही होता है सिस्टम। चलिए, मैक्रो मंडल एक हो गया, वहीं दूसरा देखते हैं हम लोग जिसका नाम है मेसो मंडल, मतलब मेसो सिस्टम। तो इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग मध्य। देखिएगा, मध्य है, ये मध्य पढ़ लीजिएगा शायद, मध्य। थोड़ा सा मेरे साथ समस्या ये कि हिंदी भी जो लिखते थे मेरा कसिव हो जाता है, मध्य मंडल। और तीसरी जो है वो है हमारा एक्सो सिस्टम। वहां पे एस छूट गया हो, कहीं पे एक्सो या एक्सो से साथ एक ही चीज होता है। इसका हिंदी होता है बृहत, नहीं, एक्सो मतलब बाह्य। क्या होता है? बाह्य मंडल। चौथे नंबर में अगर हम साथियों देखें तो वो होता है एक्सो सिस्टम के बाद हमारा होता है मैक्रो। यहाँ पे माइक्रो है जिसका मतलब सूक्ष्म होता है, लघु होता है, और इस मैक्रो का मतलब होता है विशाल, ह्यूज होता है। इसको हम लोग कहते हैं वृहत, विशाल जिसको कहते हैं वृहत मंडल, है ना। और पांचवा देखते हैं, फिर हम लोग उधर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। डायग्राम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे समझा देंगे। और 5वें नंबर में आता है और उसका नाम है क्रोनो सिस्टम। देखिए यहाँ पे सिस्टम छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले समझदार हैं।
और यहाँ देखिएगा क्रोनो सिस्टम, जिसको कहते हैं हम लोग घटक मंडल, घटक या समय मंडल। श्याम मंडल नहीं लिखा है, समय मंडल। एक बार देख लेते हैं कट जा रहा है क्या, नहीं बराबर आ रहा है, लेकिन छोटा सा नीचे जगह मेरे को चाहिए। अब इन सारे चीजों को देखेंगे और एक बार हम लोग डायग्राम भी उधर ड्रॉ कर लेते हैं। एक बार जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं, चूंकि देखिए हमारी डायग्राम अच्छी नहीं बनती है, तो आप लोग एक बार जो है रुक जाएंगे और हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम के माध्यम से सबको अच्छे से हम और भी अच्छे से सबको समझा पाएंगे। एक बार आप लोग रुक जाइएगा। देखिए हमारा फोटो बन के तैयार हो गया है। आज हम कुंडली बनाने सिखाएंगे आप लोगों को। तो ब्रॉन फैन ब्रेनर महोदय ने यह इकोलॉजिकल मॉडल को प्रस्तुत किया है और इसे मेन है समझना। एक बार अगर आप समझ गए इस चक्र को, तो आप एग्जाम में से जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप उसे भेज सकते हैं, है ना। तो एक बार कट तो नहीं रहा है भाई, नहीं कट रहा है। हम चलो कुछ कट नहीं रहा है, सब कुछ भालोवासी भालोवासी तड़ातड़ी। देखो आइए हम सबसे पहले मैं बताया आपको, एक बार शुरू से देखते फिर ए टू जेड हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। पहला है हमारा मैक्रो सिस्टम, लघु मंडल। मैक्रो सिस्टम जो है हमारा यहाँ पे है, इस जगह पे मैक्रो सिस्टम है। मान लिया जाए यहाँ पे बच्चे हैं, ये क्या है तो बच्चा है। ये क्या है, मम्मी 2 प्लेट दो, उसमें 1 चम्मच दो, उकरा में 2 रसगुल्ला दो, और इसको क्या कहते हैं, ये कुछ बोलते हैं। ये हो गया प्यारा बच्चा। मान लिया जाए ये बच्चा है यहाँ पे, है ना। क्या है यहाँ पे, बच्चा। और यह बच्चा चूंकि मैक्रो मंडल के अंतर्गत इसलिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए इस बच्चा से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है। एक आप बताइए कि एक बच्चा से डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन रहता है, उसके परिवार के सदस्य रहते हैं, चाहे माता पिता होंगे, उनके शिक्षक होंगे, उनके अभिभावक होंगे, उनके स्कूल के जो फ्रेंड्स होंगे वही होंगे। तो इसके अंदर में देखिएगा, इतना हम चूंकि जगह कम है तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं आपको अच्छे से, है ना। और भी इसमें बहुत सारा चीज लिखा हुआ था, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे, हम वो चीज समझा देते हैं आपको अच्छे से। मैक्रो सिस्टम, लघु मंडल, ये होते छोटे हैं। लघु मंडल इसलिए इसे बोला गया है क्योंकि यह छोटे होते हैं, इसका दायरा बड़ा छोटा होता है। एक बबुआ जो है, एक नूनू जो है, एक बाबू जो है, एक बच्चा जो है, उसका दायरा कहाँ तक रहता है। थोड़ी वो मार्केट घूमने जाएगा, वो घर परिवार के साथ साथ स्कूल तक का ही वो जो है क्षेत्र को वो फॉलो करते हैं। तो ये बबुआ का जगह क्षेत्र की बात करें तो वो छोटा होता है, सीमित होता है, जिसके वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं तो मैक्रो सिस्टम कहते हैं, लघु मंडल कहते हैं। और लघु मंडल में, लघु मंडल के जितने भी अवयव हैं जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट है, किसके किसके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहेंगे, आप कहिएगा कि माता पिता। माता पिता को अंग्रेजी में लिखवाइएगा क्या, माता पिता, भाई बहन, बहन, हाँ भाई बहन, टीचर्स जिसको शिक्षक कहते हैं आप लोग प्रेम से, दोस्त हो जाता है, इनके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट उनका होता है। और मैक्रो सिस्टम के अंदर अंतर्गत यही सारी चीजें आती है। और इनसे क्या होता है कि डायरेक्ट उनका कांटेक्ट होता है, डायरेक्ट प्रभाव करते हैं दूसरे को। और आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि, और पूछा भी गया है कि मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं। ऑप्शन दे देंगे माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, और 5वां नंबर में ऑप्शन दे देंगे क्या चीज, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे चर्च, मंदिर, गुरुद्वारा। न चर्च होगा, न मंदिर होगा, न गुरुद्वारा होगा, ये मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझ में यहाँ पे, ये हमारा मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत आने वाली चीज है जिनसे वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। किसके कांटेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। अब वही बात करते हैं हम लोग मीसो सिस्टम में, ये मध्य मंडल क्या होता है, तो हम कहेंगे कि मध्य मंडल
क्या बतलाते हैं? तो यह बतलाते हैं कि पिता या माता जो भी है, इनका रिलेशन पुत्र के साथ में कैसा है ना, बच्चा के साथ में कैसा संबंध है, ये संबंध को बताते हैं। साथ ही साथ दोस्त है तो दोस्त का विद्यालय के साथ कैसा संबंध है, ये बतलाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर उनके दोस्त हैं तो दोस्त का विद्यालय के साथ कैसा संबंध है, मतलब ये क्या दिखाते हैं? ये आपसी संबंध को दिखलाते हैं, आपसी संबंध को दिखलाते हैं। उनके बीच में कैसा संबंध होता है, यही दिखलाने की वो कोशिश करते हैं, मतलब दिखलाते ही हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मेसो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं? ऑप्शन देगा माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, दोस्त, या फिर सभी अवयवों के बीच में आपसी संबंध। तो आपका ऑप्शन जो आंसर जाएगा वो होगा आपसी संबंध को दिखाता है। और भी ऑप्शन दे सकते हैं, दे देगा मंदिर देगा, चर्च देगा, गुरुद्वारा देगा और बोलेगा माता पिता और पुत्र के बीच में संबंध। तो ऑप्शन चल जाएगा आपका माता पिता के बीच का और बच्चों के बीच का संबंध को दिखलाते हैं। तो मध्य मंडल में ये मध्यस्थता का काम करते हैं, मेडिएटर का काम करते हैं। किसके किसके बीच में? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंड्स और द चाइल्ड, द स्कूल्स और द फ्रेंड्स, मदर फादर्स, गार्जियंस और द चाइल्ड। ये संबंध को दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं? ये संबंध को दिखलाते हैं, जिसके वजह से इसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। आपको यहां पे बात समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें बाह्य मंडल में, तो बाह्य मंडल को समझेंगे आप। चूंकि बाह्य मंडल मेरा कहां पे है, तो इस जगह पे है जो है हमारा बाह्य मंडल है। यहाँ डायरेक्ट कंटेक्ट, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा मंडल है जो बच्चों से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। हम कहेंगे एक्सो सिस्टम। क्या कहेंगे हम लोग? एक्सो सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सो सिस्टम कहेंगे। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। अब डायरेक्ट कांटेक्ट को समझने वाली बात ये होता है, इसके अंदर में आने वाले अवयव क्या हैं, तो ये समझिएगा। बच्चे यहाँ पे स्वयं नहीं होते हैं, बच्चे एक्सो सिस्टम में स्वयं नहीं होते हैं, नहीं उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उसे प्रभावित करते हैं। कैसे? तो आप शब्दों के झोल में मत पड़िए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया जाए एक बच्चा जो है, मान लिया जाए एक बच्चा जब उनके माता पिता का स्कूल से, उनके माता पिता टीचर हैं, उनके पिताजी टीचर हैं या बैंक में जॉब करते हैं, उनका हस्तांतरण हो जो है वहां से कहीं और भी दूसरे जगह जाने को मिलता है, दूसरा जगह पे उनका अपॉइंटमेंट आता है, मैंने ज्वाइनिंग करना होता है। उस बच्चा में क्या होता है, वह जगह, वह बैंक उसको क्या किया, इनडायरेक्टली जो है उसे क्या किया, प्रभावित किया। बस इनडायरेक्टली उसे प्रभावित किया। जैसे मान लिया जाए कि किसी का पिताजी या किसी की माताजी अगर कोई शिक्षिका है, आज उनका स्कूल से तबादला किसी और स्कूल में हो गया और उनको जगह वहां छोड़ के जाना पड़ेगा, तो उनके वहाँ पे अलग प्लेग्राउंड होगा, उनके वहाँ पे अलग अलग दोस्त होंगे, उनका रहन सहन, उस समाज का अलग समाज होगा, साथ ही साथ वहाँ के अवयव सारे अलग अलग होंगे, वहाँ की भाषाएं बोली अलग अलग होगी। तो आप देखिएगा कि वह स्कूल जिस स्कूल को उसने छोड़ा, तो क्या उस स्कूल में वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था? नहीं, उनकी माँ उससे कांटेक्ट में थी, लेकिन बालक का उससे कोई संबंध नहीं था। लेकिन उसकी माँ की तबादला होने के कारण से इनमें भी वो प्रभाव आया। इसी को कहते हैं हम लोग एक्सो सिस्टम। इसी को कहते हैं हम लोग एक्सो सिस्टम। तो याद रखिएगा, इसमें बच्चा खुद से शामिल हुआ क्या? नहीं। तो कहिएगा बच्चा स्वयं शामिल नहीं होता है, स्वयं शामिल नहीं होता है, लेकिन माता पिता के कारण से, माता पिता के संस्थान, चाहे उनके मम्मी पापा डॉक्टर होंगे तो आ जाएगा हॉस्पिटल, चाहे टीचर होंगे तो हो जाएंगे स्कूल, वैसा स्कूल जहां उनके माता पिता पढ़ाते हैं, न कि जहां वो पढ़ते हैं। हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, और भी चीजें वो हो सकती हैं। चर्च ले लेते हैं, यहाँ पे चर्च मतलब ये सारी चीजें, क्योंकि चर्च का मतलब यहाँ पे होता है कि हो सकता है कि उस जगह पे उनके माता पिता बराबर जाते थे और आज उनके माता पिता को संस्थान से छोड़ना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा, तो वो दूसरा चर्च जा रहे हैं, ये भी तो उन्हें प्रभावित करते हैं। तो ये क्या कहलाया? यही हमारा एक्सो सिस्टम कहलाया। फिर से देखिएगा एक्सो सिस्टम होता क्या है मेरे प्यारे साथियों।
बाह्य मंडल में बच्चे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन उनके माता पिता के जो संस्थानगत जो कार्य है उनके वजह से बच्चे प्रभावित होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बाह्य मंडल या एक्सो सिस्टम। अब बात करते हैं वृहत मंडल क्या है। वृहत मंडल चूंकि देखेंगे ये भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है, लेकिन एक्सो सिस्टम को वो उनसे कांटेक्ट में होता है। और मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत अगर आने वाले अवयव हैं तो वो है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं। सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताएं। चूंकि देखिएगा वृहत मंडल में जो वहाँ की सोसाइटी है, सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, एथनिसिटी हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वैल्यूज हैं, वो सारे चीज भी बच्चों को प्रभावित कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं लेकिन पार्शियली जो है पार्श्विक रूप से उससे क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं? तो उस समाज की सामाजिक सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, है ना, जो वहाँ की मूल्य है, वो सारी चीज बृहत मंडल के अंतर्गत आते हैं। अब रही बात क्रोनोस्फेयर क्या है, मतलब क्रोनोस्फेयर नहीं, क्रोनो सिस्टम क्या होती है, घटक मंडल क्या है, तो हम कहेंगे विकास की ऐतिहासिक स्थिति, विकास की ऐतिहासिक स्थिति व घटनाएं आती हैं इनके अंतर्गत। क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो माफ कीजिएगा, उधर लिख देते हैं। तो इसके अंदर में आते हैं उनकी क्या आती है, तो क्रोनो सिस्टम घटक समय मंडल के अंतर्गत जो आती है वो होता है विकास की ऐतिहासिक घटनाएं, विकास की ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं डेवलपमेंट की, वो उनके अंतर्गत आते हैं। वैसा डेवलपमेंट वाली घटना जो कि बच्चों के साथ में घटा था वो उनको प्रभावित करते हैं और वही चीज इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? तो विकास की ऐतिहासिक स्थिति आती है, इसको लिख लीजिएगा, विकास की एक बार अच्छे से देखेंगे, विकास की ऐतिहासिक स्थिति। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, शायद एक बार फिर से दोहरा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं, तो माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, दोस्त आते हैं जो कि उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, उनको डायरेक्ट प्रभावित करते हैं। वही मेसो सिस्टम के अंतर्गत क्या आते हैं, मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं माता पिता, मदर फादर और बच्चा, दोस्त व विद्यालय या आपसी संबंध को दिखलाता है। क्या दिखलाता है? आपसी संबंध दिखलाता है। माता पिता और बच्चा के बीच में क्या संबंध है, तो वो संबंध को दिखाता है। दोस्त और विद्यालय के कैसा संबंध है वो दिखलाता है। मतलब ये क्या दिखाता है कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मदर फादर एंड बिटवीन द मदर फादर और द चाइल्ड और द फ्रेंड्स और द स्कूल्स, मतलब रिलेशनशिप को सिर्फ दिखलाते हैं। ध्यान रखिएगा पॉइंट को, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्सो सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, इसमें बच्चा शामिल नहीं होता है, लेकिन पार्श्विक रूप से उनकी संस्थान, उसके माता पिता की जो संस्थागत जो संस्थाएं हैं वो चीज उनको प्रभावित करते हैं। अगर मम्मी का ट्रांसफर हो गया तो उनके वजह से बच्चों में ही प्रभाव आती है। यही किसके अंतर्गत आती है, तो ये कहिएगा कि ये आती है एक्सो सिस्टम के अंतर्गत आती है। वहीं अगर मैक्रो सिस्टम के अंतर्गत बोले तो बच्चों की जो सामाजिक सांस्कृतिक जो मान्यताएं हैं तो समाज की वो चीज इनके अंदर आती है। चूंकि यह वृहत होती है, समाज के तौर तरीके, मानदंड, मान्यताएं ये तो बहुत बड़ी होती है ना, विस्तृत होती है। तो ये चीजें मैक्रो सिस्टम के अंदर आती है। और क्रोनो सिस्टम आप थोड़ा सा नहीं समझ पाए होंगे, तो क्रोनो सिस्टम में क्या होती है कि जैसे बच्चा एक समाज में रहा और उस परिवेश में रहा कि उन्होंने बहुत सारे विकास परक कार्य किए, विकास की स्थिति उनके अंदर में डेवलप हुई, और वही चीज जो है क्रोनो सिस्टम उसके अंदर में उसको प्रभावित करता है और उसको वह इंगित करता है ना। तो हमको लगता है कि आप लोग जो है ना ये तो चीज समझ गए होंगे, ये सारे चीज आप लोग जो है समझ गए होंगे। और अगर नहीं समझे होंगे तो आप हमको क्या कीजिएगा, कमेंट लिख के भेजिएगा कि सर नहीं समझे, तो हम इसको और फिर से दोबारा बता देंगे। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे डील कर दिया। हमको लगता है कि अब इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी दिक्कत हो जाती है तो आप कमेंट कीजिएगा, इसको और भी अच्छे तरीके से हम प्रस्तुत अगले वीडियोस में हम करने की कोशिश करेंगे। और साथियों चलिए अब यहीं पे छोड़ देते हैं, चूंकि टाइम जो है लमसम में 10:57 मतलब 11 बजने वाले, रात के 11 बजने वाले हैं। तो चूंकि एक ही बार में सारे वीडियोस अपलोड कर लेते हैं ना, वीडियोस बना लेते हैं फिर आपकी अपलोड करते जाते हैं।
चूंकि हमारे चैनल्स में 1K सब्सक्राइबर 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, जिसके वजह से हम लाइव क्लास आपकी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा उस खुशी में हम आप लोगों को पार्टी देंगे। और पार्टी वो होगी कि लाइव क्लास आपके साथ लेके जुड़ेंगे हम, और वो चीज़ होगी। और बड़ा इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा चैनल को ग्रो कीजिए, लोगों के बीच पहुंचाइए, ताकि वो सब्सक्राइब करें। फायदा तो उनको होगा ही, और अगर यहाँ से 1K सब्सक्राइबर होती है तो हम आपके साथ लाइव जुड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका डायरेक्ट कंट्रैक्ट मेरे से हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन मेरे से हो, और भी चीज़ों को हम अच्छी तरह से आपके साथ बीच में समझा सके। तो चलिए साथियों, हम यहीं पे अपने वीडियोस को यहीं पे रोकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड पर। इसी टॉपिक को और भी आगे बढ़ाएंगे। आई और मी का सिद्धांत मिस्टर कूले भगवान द्वारा, है ना, CH कूले ने दिया था, उस सिद्धांत को देखेंगे। और भी छोटे छोटे सिद्धांत, उन सारे सिद्धांत को देखेंगे। लुकिंग ग्लास थ्योरी जो है, लुकिंग सेल्फ ग्लास थ्योरी जो है, वो चीज़ भी थ्योरी हम लोग देखेंगे, है ना। मतलब बहुत सारे और भी 2-3 थ्योरीज हैं छोटे छोटे, उन सारे चीज़ों को लेंगे और अगले एपिसोड में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। उसके बाद आप लोग जो है, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होती है, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से टेस्ट भी दे देंगे, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जितने भी बने हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए साथियों, हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। जय हिंद, जय गुरुदेव, है ना, जय।